डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द वायर में छपी खबर, Why the Environment Ministry's proposed changes to Wildlife Act will weaken it, और हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर Will the Wildlife Amendment Bill save India's rich biodiversity के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है वन्य जीव अधिनियम में संशोधन के मायने। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हालिया दिनों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किए जाने की कवायद काफी चर्चा में है। इससे पहले दिसंबर 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्य जीव अधिनियम में संशोधन करने संबंधी योजना की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के साथ ही पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी एक्टिव नजर आए। दरअसल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में समय के हिसाब से कई बार बदलाव किए जा चुके हैं। निरंतर हो रही पर्यावरणीय घटनाओं ने वन्य जीवों पर कई प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं, जिसके मद्देनजर वन्य जीव अधिनियम में संशोधन की गुहार तेज हो गई है। चर्चा में रहे इस विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम इस अधिनियम में संशोधन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है और ये कब अस्तित्व में आया और इसकी जरूरत क्यों है। आगे हम जानेंगे कि इस अधिनियम में होने वाले हालिया संशोधनों के क्या संभावित सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष निकलकर सामने आए हैं। तो इस अधिनियम में होने वाले संशोधनों को समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर है। पिछले कई दशकों से बढ़ते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने इनकी संख्या और जीवन को काफी प्रभावित किया है। तो इसी कारण से भारत में जंगली जीवों के संरक्षण के लिए एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई। परिणाम स्वरूप सामने आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हालांकि जंगली जीवों के संरक्षण के प्रयास बहुत पहले ही किए जा रहे थे, पर भारत की आजादी के बाद ये अधिनियम मुख्य रूप से भारत के कानून का अहम हिस्सा बना, जिसने वन्य जीव संरक्षण के क्रम को आगे बढ़ाया। ये अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के जरिए ही कई जानवरों की प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, जो बदलते वक्त की मांग भी है। अगर बात इस अधिनियम के महत्व की करें तो इस अधिनियम में वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, वन्य जीव वार्डन के गठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों आदि का प्रावधान है। इसने भारत को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES साइट्स का एक पक्ष बनने में मदद की है। साइट्स लुप्त प्राय जानवरों और पौधों की रक्षा के उद्देश्य से संपन्न एक बहुपक्षीय संधि है। इसी का परिणाम है कि पहली बार देश के लुप्त प्राय वन्य जीवों की एक व्यापक सूची तैयार की गई। इतना ही नहीं, इस अधिनियम ने लुप्त प्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगा दी। इस अधिनियम के तहत 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं, जिसमें वनस्पतियों और जीवों के वर्गों को अलग अलग लेवल की सुरक्षा दी गई है। इसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 2 भाग 2 के जीवों को पूर्ण सुरक्षा मिलती है और इन अनुसूचियों के तहत यदि अपराध होता है तो अधिकतम दंड या कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। वैसे अनुसूचियों में ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। हालांकि अधिनियम कुछ वन्य जीव प्रजातियों की बिक्री और हस्तांतरण आदि के लिए लाइसेंस भी देता है। इन अनुसूचियों को वन्य जीवों की प्रकृति और उपलब्धता के अनुसार तय किया गया है। ये अधिनियम वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसी के प्रावधानों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हालिया चर्चा में रहे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था।
गौरतलब है कि ये एक सलाहकार बोर्ड है जो भारत में वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। ये वन्य जीवों, राष्ट्रीय उद्यानों की परियोजनाओं, अभ्यारण्यों आदि से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा और अनुमोदन करने वाला शीर्ष निकाय भी है। इस बोर्ड का मुख्य कार्य वन्य जीवन और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है। इसका मकसद भारत में बाघ संरक्षण को मजबूती देना है। इतना ही नहीं, इस अधिनियम में अभ्यारण्य, नेशनल पार्क्स, कम्युनिटी रिजर्व आदि की विस्तार से चर्चा की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने भारत के विशाल वनस्पति और जीवों के समूह के संरक्षण की ओर ध्यान दिलाया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में इस संक्षिप्त जानकारी के बाद आइए अब जानते हैं हालिया प्रस्तावित संशोधनों के बारे में और समझते हैं कि आखिर इस अधिनियम के किस पक्ष में संशोधन से कौन कौन से संभावित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष उभर कर सामने आ रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, वन्य जीव वनों का एक हिस्सा हैं और 1972 में संसद द्वारा इस कानून को पारित करने तक ये राज्य का विषय था। हालांकि बाद में इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। गौरतलब है कि भारत विविध वनस्पतियों और जीवों का खजाना रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में कई प्रजातियों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। एक प्रकृतिवादी एडवर्ड प्रिचर्ड के मुताबिक 19वीं-20वीं शताब्दी के आसपास भारत 40,000 बाघों का घर था, लेकिन 1972 में एक पशु गणना ने दिखाया कि ये संख्या काफी कम होकर लगभग 1,827 हो गई है। वनस्पतियों और जीवों में भारी कमी पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है। ये जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। इसलिए इस अधिनियम में वक्त के साथ संशोधन किया जाना भी जरूरी है। इसी के चलते वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुछ बदलावों की सिफारिश की गई है। इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को देखें तो विस्तार के नजरिए से ये संभवतः अब तक के सबसे व्यापक संशोधन होने वाले हैं। इसमें वन्य प्रजातियों के व्यापार से लेकर संरक्षित क्षेत्रों में फिल्म निर्माण की अनुमति देने तक कई संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने के लिए कानून के अधिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस विधेयक के सकारात्मक पक्षों को समझें तो ये विधेयक जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा से जुड़े भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून बनाने और कानून की विभिन्न अनुसूचियों को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करता है। यानी कि ये सुनिश्चित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के संबंध में जो भी प्रावधान किए गए हैं वे अब भारत में घरेलू कानून का भी हिस्सा होंगे। इसके अलावा विधेयक का उद्देश्य अनुसूचियों को सुव्यवस्थित करके कानून को सरल बनाना भी है। प्रस्तावित विधेयक में वन्यजीव अपराधों के लिए अब जुर्माने में वृद्धि की गई है। इसका मतलब किसी वन्यजीव की हत्या या उसके अवैध शिकार किए जाने पर अब पहले से ज्यादा सजा दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो जिन अपराधों के लिए अब तक 25,000 रुपए का जुर्माना लगता था, उन पर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के अनुसार अब नए संशोधन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल प्रजातियों को विनियमित करने संबंधी एक नया और एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। इस विधेयक में साइट्स अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना प्रजातियों को रखने, व्यापार करने और प्रजनन कराने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति लुप्त प्राय वन्य जीवों के लिए स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। इसके अलावा अब इस विधेयक में आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरों को भी शामिल किया गया है। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो उस देश की मूल निवासी नहीं होती, लेकिन जब उन्हें किसी अलग पारिस्थितिकी तंत्र में लाया जाता है जिसमें वे विकसित न हुई हों, तो वे इसे लाभ न देकर हानि पहुंचाने लगती हैं। इसका एक कुख्यात उदाहरण मेस्काइट नामक खरपतवार है। तो ये तो हुए सकारात्मक पक्ष। आइए अब बात करते हैं नकारात्मक पक्ष की। तो इसका एक नकारात्मक पक्ष ये कहा जा रहा है कि इस विधेयक में क्षेत्रीय आक्रामक प्रजातियों यानी इन्वेसिव स्पीशीज को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब ऐसी प्रजातियां जो किसी देश की मूल निवासी तो हो सकती हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में आक्रामक हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो चित्तीदार हिरण या चीतल भारत का मूल निवासी है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक आक्रामक प्रजाति है।
ऐसा मानकर इस विधेयक में कुछ प्रावधान किए जाने की जरूरत बताई गई थी। साथ ही इस विधेयक में नाशक या वर्मिन के रूप में वर्गीकृत की गई प्रजातियों के लिए किसी अलग अनुसूची का उल्लेख नहीं है, जबकि ऐसा किया जाना काफी अहम है। इससे केंद्र सरकार के लिए ऐसी प्रजातियों को सीधे अधिसूचित करने और उन्हें नष्ट करने के लिए छूट देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि एक बार किसी जंगली जानवर को वर्मिन घोषित कर दिया जाता है तो उसे कोई कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है और उसे घरेलू जानवर के समान दर्जा दिया जाता है, यानी इसे मारा जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है और अपने कब्जे में रखा जा सकता है। जबकि मौजूदा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां या सूचियां शामिल हैं जो विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा या प्रबंधन का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए अनुसूची 1 की प्रजातियों को सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त है, जैसे कि बाघ और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इन प्रजातियों से जुड़े वन्य जीव अपराध सबसे अधिक दंड का प्रावधान करते हैं। दूसरी तरफ अनुसूची 5 वर्मिन के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों को सूचीबद्ध करती है। ये अधिनियम परिभाषित नहीं करता है कि कीड़े क्या हैं, लेकिन ये कहता है कि इसमें ऐसे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। अधिनियम के मुताबिक केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 में निर्दिष्ट और अनुसूची 2 में कुछ के अलावा किसी भी जंगली जानवर को वर्मिन घोषित कर सकती है। स्थायी समिति को भेजी गई टिप्पणियों के अनुसार ये परिवर्तन संभावित रूप से स्तनधारियों की कम से कम 43 प्रजातियों, 864 पक्षियों, 17 सरीसृपों और उभयचरों, कीड़ों आदि को प्रभावित कर सकता है। यही पारिस्थितिकीविदों और कानूनी विशेषज्ञों की मुख्य चिंताओं में से एक है। इसके अलावा विधेयक में अनुसूचियों में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव भी किया गया है। मुख्यतः इसमें सूचियों को तर्कसंगत बनाने के लिए अनुसूचियों की संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। विधेयक में मौजूदा राज्य वन्यजीव बोर्डों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है और इनके स्थान पर संबंधित राज्य के वन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन की बात की गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड वर्तमान में राज्य स्तर पर वन्यजीवों के संरक्षण का प्रबंधन करते हैं। गौरतलब है कि इस बोर्ड की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं और इसमें राज्य विधानमंडल, गैर सरकारी संगठन, संरक्षणवादी और राज्य वन विभागों और आदिवासी कल्याण के प्रतिनिधियों सहित 20 से अधिक सदस्य होते हैं। प्रस्तावित संशोधनों में वन्य जीव अधिनियम के तहत अब हाथियों की व्यावसायिक बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसे में इस प्रावधान का दुरुपयोग किए जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है और ये हाथियों के व्यापार को वैध बनाकर हाथियों की आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा किए जाने की जरूरत है ताकि इसे अधिक तर्कसंगत और उपयुक्त बनाया जा सके। तो आइए ऐसे में इस संशोधन के कितना सही और कितना गलत होने की उठापटक के बीच समझते हैं कि आखिर आगे की राह क्या हो सकती है। भारत हमेशा से ही अपने विशाल जीव जंतु और वनस्पति संसाधनों के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में पर्यावरण और जीव जंतुओं से संबंधित कोई भी निर्णय को बहुत सोच विचार कर लिए जाने की जरूरत है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रस्तावित हालिया संशोधनों ने इसे एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। जंगली जीव जंतु और वनस्पति एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर पूरी पारिस्थितिकी की निर्भरता है। ऐसे में इससे जुड़े सभी फैसले सबकी सहमति और पूर्ण विचार विमर्श के बाद ही लिए जाने चाहिए। कानूनी शोधकर्ता मालविका पार्थसारथी और अपूर्वा ने 2020 में द वायर साइंस में लिखा था कि वर्मिन की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी उल्लंघन करती है, जो कानून के समक्ष समान सुरक्षा की गारंटी देता है और जानवरों के जीवन के अधिकार का विस्तार करता है। फिर भी अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो वर्मिन कैटेगरी अधिक प्रबल और अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे जानवरों के शिकार संबंधी खतरे को कई और प्रजातियों पर लागू किया जा सकता है। ऐसे में किसी जीव या जानवर को खतरनाक कहकर उसे मारने की अनुमति देना एक गलत उदाहरण पेश कर सकता है। विधेयक में ऐसी प्रजातियों की पहचान करने के लिए पारिस्थितिक और सामाजिक साक्ष्य के आधार पर एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया होनी चाहिए और उस समय और क्षेत्र को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसमें उनका शिकार किया जा सकता है, ताकि इन प्रजातियों की नियमित निगरानी की जा सके, उनके शिकार को रोका जा सके जिससे वो खत्म न हो जाएं।
इस विधेयक में अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाने और नए वर्गीकरण का उपयोग करने के लिए संशोधन खंड 41 के तहत अनुसूचियों में संशोधन का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में कई प्रजातियों के समूह इस अनुसूची से गायब हैं और स्तनधारियों के अलावा अधिकांश अन्य जीव समूह अधूरे सूचीबद्ध हैं, खासकर उभयचर और सरीसृप। इसके अलावा इस अनुसूची में किसी जीव को शामिल किए जाने और बहिष्करण का आधार या मानदंड भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ये एक बेहतर कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पक्षियों की प्रजातियों की विस्तृत सूची को भी अनुसूचियों में शामिल करने या पुनर्गठित करने की जरूरत है। ऐसे में किए जाने वाले संशोधन अधिक तकनीकी हैं और अब वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में खामियों को दूर करना समय की मांग है। भले ही अब ये विधेयक चर्चा के लिए लाया गया है, लेकिन जब पिछले साल अक्टूबर में इस विधेयक को प्रस्तावित किया गया था तो इसने देश में पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि संशोधन के प्रावधानों को बाहर नहीं लाया गया था और न ही उन्हें स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था। लॉ फर्म लाइफ ने इसे भारत की जैव विविधता को नष्ट करने और लोगों के अधिकार को हड़पने के उद्देश्य से लाया गया एक विधेयक बताया था। ऐसे में इन सब बातों के मद्देनजर सरकार को विधेयक के प्रावधानों पर टिप्पणी करने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। भले ही विधेयक का मकसद अनुसूचियों को सुव्यवस्थित करके कानून को सरल बनाना है, लेकिन चिंता के मुद्दों को संशोधित करने की जरूरत आज भी है। ऐसे में एक ऐसे बोर्ड की मौजूदगी भी जरूरी है जो राज्य की स्थितियों का सही अवलोकन कर निर्णय ले सके, यानी इस विधेयक को अधिक तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है? इसमें प्रस्तावित हालिया संशोधनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।